वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस समझा था। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, रीअरेंजमेंट होता है जिस वजह से न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन बेसिस होता है फॉर केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शंस को ईजीली रिप्रेजेंट करना और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन है, पर जब हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी और को, तो पूरा सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और साथ साथ में उतनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते। अभी आप देखेंगे जब हम ऐसे रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है और साथ साथ में बहुत छोटे स्पेस में, बहुत कम लाइंस में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि हम लिमिटेड वर्ड्स में या लिमिटेड एरिया या सेंटेंस में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं। पहले देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। वर्ड इक्वेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन का जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग देयर नेम्स या वर्ड्स, इसीलिए इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हुआ वर्ड इक्वेशन। यहाँ जैसे हमने पहले सेंटेंस फॉर्म में बोला था कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हुआ सेंटेंस। उसे हमने वर्ड इक्वेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो सेंटेंस के कंपैरिजन में वर्ड इक्वेशन में हमें कम स्पेस में, या हमने बहुत एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, यहाँ हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स है जो कि है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड पे है प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहाँ हम केमिकल रिएक्शन को, जो उनके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिम्बॉल्स या फिर उनके फॉर्मूलाज। सेम एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे रिप्रेजेंट हमने किस तरह से किया है, क्योंकि मैग्नीशियम एलिमेंट है तो उसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है Mg। ऑक्सीजन O2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में या एनवायरनमेंट में, तो O2 उसका फॉर्मूला हो गया, और ये आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाले हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, 2 टाइम्स मिलेगा। एक MgO, दूसरा MgO। जो सामने में नंबर लिखा होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो आपको बताता है कि कितने नंबर्स ऑफ वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। यहाँ हमने एक मैग्नीशियम लिया था, एक मैग्नीशियम एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगा था, और हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कोई भी नंबर या कोएफिशिएंट सामने नहीं लगा हो किसी फॉर्मूले या सिंबल के सामने, तो उसका मतलब होता है उसकी क्वांटिटी है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी एकदम अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सेंटेंस के कंपैरिजन में वर्ड इक्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है केमिकल इक्वेशन। इसीलिए केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमें जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके सिंबल्स भी पता चल जाते हैं, फॉर्मूले पता चल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट, ये जो नीचे लिखे हुए हैं इन्हें सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये स्मॉल s, स्मॉल g, यहाँ पे स्मॉल s थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, जो बाकी का साइज़ है MgO का साइज़ है उसके कंपैरिजन में वो छोटा है और थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये जो s यहाँ पे आपको दिख रहा है और मैग्नीशियम के नीचे सबस्क्रिप्ट में, उसका मतलब है कि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, वो उसका फिजिकल स्टेट है।
O2 की सबस्क्रिप्ट में G लिखा हुआ है, मतलब वो गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्क्रिप्ट, कि वो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो केमिकल इक्वेशन में हम फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक येलो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पे भी इन्हें उनके फॉर्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ लास्ट में जो पोटेशियम नाइट्रेट बना वो एक प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पे हम इसे डाउन एरो के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसके सामने इस तरह से एक डाउन एरो लगा दूँ तो उस डाउन एरो का मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। और अगर किसी रिएक्शन में ऐसा अप एरो आपको दिखता है किसी फॉर्मूला के आगे, तो उसका मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में बना है और वो ऊपर उड़ जाएगा, इसीलिए उसे अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम केमिकल इक्वेशंस को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय इंक्लूडिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, और वो किस तरह से इंक्लूड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी सबके फिजिकल स्टेट मेंशन है। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स केमिकल इक्वेशन के कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो ये ध्यान दीजिए कि जो आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें थोड़ी स्पेसिंग रखिए, बहुत पास पास नहीं लिखना है आपको। जैसे ये लास्ट वाला एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो एग्जांपल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है। तो स्पेसिंग अगर रहेगी तो आपने जो रिएक्शन लिखा है वो टीचर अच्छे से देख सकता है, उसे एक ही नज़र में सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा और वो आपको अच्छे से मार्क्स दे सकता है ईजीली। आप बहुत पास पास लिखेंगे तो समझ में नहीं आता है कि एक रिएक्टेंट कौन सा, प्रोडक्ट कौन सा है। और अगर जैसे यहाँ पे दो, सभी इसमें आप देख सकते हैं कि दो दो रिएक्टेंट और दो दो प्रोडक्ट हैं, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ के, जहाँ एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स होते हैं और अगर आप बहुत पास लिख देंगे तो टीचर को फिर ढूंढना पड़ता है और आपके नंबर्स थोड़े फिर इधर उधर हो गए और फॉर्मूला अगर चेंज हो गया तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आपको बहुत क्लियरली लिखना है केमिकल इक्वेशन को। स्पेसिंग दीजिए, एक रिएक्टेंट हुआ, प्लस की जो आपको साइन बनानी है वो थोड़ा दूर बनाइए और नेक्स्ट रिएक्टेंट उससे भी थोड़ा दूर लिखना है। एरो आपको अच्छी लेंथ की बनानी है, एरो बहुत छोटा सा एरो नहीं बनाना है। काफ़ी बच्चे बहुत छोटा सा एरो बनाते हैं। अच्छी लेंथ दीजिए उस एरो को। फिर प्रोडक्ट्स में भी आप फिर से स्पेसिंग दे दे के लिखिए। इस तरह से आपको लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। केमिकल इक्वेशंस जब हम लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं राइट हैंड साइड पे। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हें हम प्लस साइन से सेपरेट करते हैं। अभी हमने जो तीनों रिएक्शंस देखे वहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में प्लस साइन डाला हुआ था, तो उसे हम सेपरेट कर रहे हैं। और जो एरो होता है वो पॉइंट करता है टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी एरो का जो हेड होता है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी तरफ। और रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, इन फिजिकल स्टेट को कैसे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे स्मॉल s है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड, स्मॉल l रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट, स्मॉल g रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट एंड AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वियस सॉल्यूशन। अगर प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप उसे डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्रोडक्ट में गैस बन रहा है तो आप उसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन के लिए कोई अगर स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हीट, लाइट, प्रेशर, कैटलिस्ट या और भी कुछ, तो उसे हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंडीशंस भी मेंशन करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि अगर उन्हें वो कंडीशंस नहीं मिलेगी तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। इसका मतलब वो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगी। आपने जो बायोलॉजी में लेसन पढ़ा था उसमें फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा आपने एरो के ऊपर क्लोरोफिल एंड सनलाइट लिखा था।
तो वो क्लोरोफिल एंड सनलाइट हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी ही नहीं, वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली। बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो, इसीलिए एरो पे आपको वहाँ क्लोरोफिल एंड सनलाइट लिखना है। और अगर बच्चे फिर एग्ज़ाम में वो नहीं लिखते हैं और टीचर मार्क्स कट कर देती है तो फिर आप बोलते हैं कि एक ही वर्ड हमने नहीं लिखा, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस एक ही वर्ड से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि कंडीशंस कौन सी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार और भी जो फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्शन के लिए, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। जैसे रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, बन रही है या बाहर निकल रही है हीट, उसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन में। सॉल्यूशन जो हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है या वो डाइल्यूट है, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तब आप ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट टर्म्स आप वहाँ यूज़ करेंगे। जो आप सॉल्यूशंस लेते हैं तो कई बार आपको कॉन्सेंट्रेटेड लेना होता है, कई बार आपको डाइल्यूट लेना होता है, तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो फास्ट है या स्लो है। जैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है, एक ही दिन में कहीं रस्ट नहीं लग जाता, उसे काफ़ी टाइम लगता है रस्ट होने में। रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो हम उस रिएक्शन के ऊपर लिख सकते हैं कि वो स्लो प्रोसेस है। कोई रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होती है, जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, फास्ट रिएक्शन है, तो हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जो केमिकल इक्वेशन है उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे बैलेंसिंग। तब तक के लिए थैंक यू।